श्रीनगर के मेयर श्री जुनैद मट्टू साहब, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता, खांडू साहब, डीडीसी के चेयरमैन श्रीनगर के मलिक साहब, जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक बलदेव प्रकाश जी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स, विभिन्न म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन, चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि, समारोह में उपस्थित विशिष्ट जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है, लेकिन आज श्रीनगर शहर में जिन 2 परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है, सैटेलाइट टाउनशिप और सहजर हाउसिंग कॉलोनी, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, यह स्वाभाविक रूप से इसका विशेष महत्व है। पिछले वर्ष श्रीनगर में इकोनॉमिक, सोशल तथा सिविक डेवलपमेंट के अनेक अभियान के अंतर्गत ये विषय मुख्य रूप से उभर करके आया था। जो परिकल्पना थी सैटेलाइट टाउन की, आज वो मूर्त रूप ले सकी है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत मोटे तौर पर 720 करोड़ से ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से इसके कारण यहाँ के विकास को एक नई गति मिलेगी। मैं घाटी के और श्रीनगर शहर के विशेष रूप से भाइयों बहनों को इन दोनों परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देता हूं। एक आग्रह जरूर करता हूं कि प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता जी ने जो बात यहां कही है 2 वर्ष, वो 2 वर्ष में पूरी हो जाए। और 2 वर्ष में पूरा करना, तो उसकी जो प्लानिंग है कि हर महीने कितना काम करना है, और हर महीने कितना काम करना है तो हर दिन कितना काम करना है, क्योंकि सामान्य रूप से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में आथर साहब ठीक नहीं है। ये कम से कम जो लोग भी इस परियोजना से जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि इससे एक नए प्रकार के विश्वास का वातावरण भी हम लोगों में पैदा कर सकेंगे। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि 27 साल या 30 साल बाद ऐसी कोई परियोजना आई है, पर यह परियोजना समय सीमा के भीतर हम कर सके तो आने वाली परियोजनाओं में भी लोगों का विश्वास जमेगा। ये बड़ा आवश्यक है और इससे जुड़े सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पर जितनी गंभीरता से काम करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात और ये भी सच है कि पिछले 8 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस स्केल पर सामान्य रूप से विकास के काम हुए और शहरी विकास के काम विशेष रूप से हुए हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अब देश के साथ हम भी कदम ताल कर सकें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव ही जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे यूटी के लिए और विशेष रूप से श्रीनगर और जम्मू के लिए मैं कहूं कि देश की जो शीर्ष शिक्षण संस्थाएं हैं वो जम्मू और श्रीनगर को मिली है।
वो निफ्ट हो, एम्स हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो श्रीनगर और जम्मू को मिले। अब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस शहर को भी ऐसा हम बनाएं जैसा मेहता जी कह रहे थे कि लोग आवे तो इसकी तारीफ कर सके। हर एक शहर को जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक यूनिट और समृद्धि का केंद्र बनाना, ये अगर प्रयत्न हम शुरू करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ेगा। मुफस्सिल टाउन्स में भी रोजगार के अवसर खड़े होंगे और इन प्रयासों द्वारा, चाहे वो हंदवाड़ा हो चाहे रजौरी हो, ये दूर दराज के शहरों में भी विकास यात्रा को नए आयाम दिए जा सकते हैं। दो बड़े शहर जम्मू तथा श्रीनगर को हम उभरते शहर के रूप में सब लोग देखना चाहते हैं। केवल स्मार्ट सिटी के रूप में नहीं, बल्कि नई सदी के अप्रोच के साथ प्रगति के पथ पर कैसे और आगे हम इसे ले जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी नाम से कई लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगता होगा, लेकिन अब कूड़ा हम हर जगह गिराएंगे और स्मार्ट सिटी भी देखना चाहेंगे, दोनों कैसे संभव है? गंदगी हम ही फैलाएंगे और कहेंगे साहब स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा है। तो प्रशासनिक व्यवस्था का जो काम है वो प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिक के नाते जो हमारा दायित्व है, अगर हम उसमें भागीदार नहीं होंगे तो खूबसूरत शहर या स्मार्ट सिटी हम नहीं बना सकते। 2 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और उनको जमीन पर ठीक से उतारा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। इसके कारण लोकल इकोनॉमी में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। श्रीनगर शहर, मैं मानता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशनल अर्बनाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बेहतर आवास की सुविधा पहुंचाना ही थी। ये एक पारंपरिक शहर है और देश के अन्य शहरों की तरह इस शहर की भी विस्तार की सीमाएं। मास्टर प्लान 2035 के मुताबिक अगले 20 सालों में श्रीनगर शहर की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अनुमान इन लोगों ने लगाया है, 3 लाख अतिरिक्त घरों की जरूरत होगी। जिस प्रकार घाटी के अन्य शहरों से लोग श्रीनगर आना चाहते हैं, मैं कहूं कि माइग्रेशन हो रहा है, उस वजह से शहर के पुराने इलाकों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां बढ़ी हैं और अनेक स्थानों पर अर्बन डेवलपमेंट प्लानर्स का ये मानना है कि वो सस्टेनेबल भी नहीं है। ये सच है क्योंकि किसी भी प्राचीन शहर में विस्तार की संभावनाएं सीमित होती हैं। उस स्थिति में अगर शहर को बचाए रखना है तो हमें ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी होगी जो परिवारों की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दे सके। और ऐसी ही परिस्थिति में श्रीनगर सिटी सेंटर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर रखगुंड अक्सा बेमीना में, जैसा विवरण आपको बताया गया कि नोएडा गाजियाबाद की तर्ज पर यह सैटेलाइट टाउन बनाने का निर्णय हुआ और आज आपके सामने प्रेजेंटेशन में उसका विस्तार से विवरण भी दिया गया।
जैसा बताया गया कि 975 कैनाल में टाउनशिप का पायलट प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है पहले फेज में। इसके बगल में ही मेडिसिटी में अच्छे अस्पताल होंगे, नया हाई कोर्ट भी आसपास ही बन रहा है। सारी बुनियादी सुविधाओं से युक्त ये टाउनशिप स्वाभाविक रूप से सबके लिए अभिमान का विषय होगी और आर्थिक गतिविधियों का भी भविष्य में एक केंद्र बनेगी। आम नागरिकों के जीवन शैली को प्रभावित करेगी और मुझे लगता है कि नए श्रीनगर, या मैं कहूं कि श्रीनगर के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखने की क्षमता भी इन दोनों परियोजनाओं में है। मुझे लगता है कि थोड़ा ये कोशिश करनी चाहिए कि अर्बन प्लानिंग के बड़े बड़े जारगन की बजाय नागरिकों की भी छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ विशेष ध्यान देना ये आवश्यक प्रतीत होता है। सर्विस डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा हिस्सा मास्टर प्लान का होना चाहिए। मैं पहले भी किसी अवसर पर कह चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लोग ध्यान देंगे। बेहतर आवास आज श्रीनगर शहर के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोग मानते हैं। एक विशेष आय वर्ग के परिवार की मूलभूत आवश्यकता होने के अलावा घर उनके लिए एक आर्थिक इंजन भी है। व्यक्तिगत विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज शहरों में बहुत से ऐसे परिवार रह रहे हैं जिनके लिए घर एक छत से ज्यादा महत्व रखता है और उन्हें अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा अवसर मानते हैं। अनेक अर्बन प्लानर घर को अन्य तरीके से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गरीबी के चक्र को तोड़ने का साधन में मानता हूं, जो नागरिकों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक अवसर, नए बिजनेस हब निर्मित करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। और मैं समझता हूं कि मास्टर प्लान भविष्य उन्मुख और कैसे बनाया जा सकता है, इस पर फिर से पुनर्विचार की आवश्यकता है। 20 साल बाद का श्रीनगर कैसा होगा, कितने अतिरिक्त घरों की जरूरत होगी, शहर में कंजेशन अगर है तो उसे डीकंजेस्ट करने में हमारी प्लानिंग क्या होगी, इन बातों का ध्यान रख के एक नए सिरे से हमें विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं, आज फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि लोगों को जो सेवाएं हम दे रहे हैं, बिना व्यवधान के कितनी सेवा हम दे सकते हैं। ये सच है कि ये भी जरूरी है कि बड़े हाउसिंग कॉलोनी आवे, बड़े फ्लैट्स बने, लेकिन सामान्य आदमी को जो सेवाएं मिल रही हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, वो सुविधापूर्वक मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये मुझे लगता है कि विशेष महत्व का मुद्दा रहता है, क्योंकि सामान्य आदमी का उसी से वास्ता रहता है और उसके लिए जब उसे तकलीफ होती है, उसे दौड़ना पड़ता है, तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस पर भी विशेष ध्यान हमें देने की जरूरत है कि सुविधापूर्वक लोगों को अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं वो हम पूरा कर सकें। अगर मैं लोअर इनकम ग्रुप की एक बड़ी जनसंख्या की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि उनके लिए घर बेसिक इकोनॉमिक कमोडिटी है और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सामान्य तौर पर हम एक घर बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो लगभग
290 से ज्यादा अलग अलग तरह की इंडस्ट्री से आता है। तो इसकी कल्पना करिए कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट हम ज्यादा बनाएंगे तो केवल घर नहीं बनेंगे, हाउसिंग कॉलोनी नहीं बनेगी, ये 290 चीजों को बनाने वाले लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। उनका व्यापार बढ़ेगा तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, रोजगार भी मिलेगा। इसलिए सैटेलाइट टाउनशिप या हाउसिंग कॉलोनी लार्ज स्केल पर स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करती है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में और आएंगे नए समय में, जैसा बताया गया, और इसके कारण आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। और इसलिए बार बार ये बात कही जाती है कि हाउसिंग न सिर्फ शहर के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, बल्कि एक दूसरा पक्ष भी उसका है, वहां की संस्कृति को भी वो दर्शाता है। हमें भविष्य में क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से सही तरीके से जूझने का भी इंतजाम करना होगा और इस तरह के अनेक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होंगे, क्योंकि हाउसिंग की डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है, बल्कि नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं और विकास के दर से ये प्रभावित होती है और भविष्य में भी बढ़ेगी। और मैं अवश्य ये समझता हूं कि कोशिश की जा रही है कि हाँ एक बड़े स्तर पर बदलाव आ सके, डिफरेंट सेक्टर्स में आ सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो। टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिला है, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, देश के और दुनिया के भी दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। श्रीनगर की कनेक्टिविटी भी पहले से काफी बेहतर हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा आप सब जानते हैं, कि अगले वर्ष 23 में कश्मीर कन्याकुमारी से भी रेलवे के माध्यम से भी जुड़ जाएगा। हाईवेज और टनल्स के भी बड़ी संख्या में करीब 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की काफी हद तक कोशिश की गई है। एक बड़ा भारी भ्रम यहां खड़ा किया गया था कि हमारा पानी, हमारी बिजली, तो ये सच्चाई जानना आवश्यक है कि आज की तारीख में एक वर्ष में 8 महीने 210 मेगावाट से ज्यादा जनरेशन जम्मू कश्मीर में बिजली का नहीं होता है। ये सच्चाई मैं आज यहां बताना चाहता हूं और मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूं। 12 महीने में 8 महीने जम्मू कश्मीर में केवल 210 मेगावाट बिजली बनती है। ये सच सब लोग जान लीजिए। जो लोग अखबारों में बयान दे करके अब तक गुमराह करते रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी ये बात मालूम होगी ही, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन नहीं मालूम है तो मीडिया के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात को हूबहू सब तक पहुंचा दें कि 12 महीने में 8 महीने 210 मेगावाट ही बिजली बनती है जम्मू कश्मीर में। बाकी जो बिजली मिल रही है वो देश के दूसरे हिस्सों से आ रही है, दूसरे राज्यों से आ रही है। मीटर्ड एरिया में अधिक से अधिक बिजली दी जाए, ये नीति के तौर पर फैसला किया गया है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से कर्ज लेकर के पिछले 3-4 वर्षों में लोगों को बिजली दी गई है। कर्ज लेने की भी एक सीमा है। इसलिए मैं यहां चुने हुए प्रतिनिधि, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें सुविधाएं चाहिए, सेवाएं चाहिए, तो उसका भुगतान भी करना होगा। ये बात समझ में आती है, समाज में कुछ गरीब लोग हैं, उनको सरकार सुविधाएं दे, उससे हम वास्ता रखते हैं। लेकिन जो समर्थ और सक्षम लोग हैं वो सेवा भी चाहते हैं और उसका भुगतान भी नहीं करना चाहते। हीटर खरीदने के लिए बढ़िया से बढ़िया हीटर ब्रांडेड कंपनी का हमको चाहिए। रेफ्रिजरेटर हम खरीदने जाते हैं
तो पता करते हैं कि सबसे अच्छी कंपनी का कौन है जो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जिससे वो हीटर, रेफ्रिजरेटर और बाकी सुविधाएं चलती हैं, उसके भुगतान के समय हमको लगता है कि इसका क्या भुगतान करना है, हीटर का तो करना है, रेफ्रिजरेटर का करना है, बिजली तो मुफ्त की चीज है। मैं फिर से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि अब स्थितियां थोड़ी बदल रही और अब भारत सरकार भी कर्ज देने वाली नहीं है, इसलिए अगर हमें और बिजली चाहिए, ये न्यूनतम आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हद तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से का जो नेटवर्क है वो काफी पहले की तुलना में बेहतर किया गया है, आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। जनरेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन अब जनरेशन तो कोई 6 महीने 8 महीने में नहीं हो सकता है। तो मोटे तौर पर हर क्षेत्र में बदलाव प्रारंभ हुआ है। मैं जानता हूं कि विंटर में यहाँ के लोगों को दिक्कत रहती है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर लग रहा है तो उसका भी तरीका लोगों ने निकाल लिया है। हंसने वाली बात नहीं, इसमें शर्मिंदगी की बात है, और वो तरीका ठीक नहीं है, खतरनाक है। मैं नहीं चाहता हूं कि ठंड में पुलिस को काम करना पड़े, क्योंकि उससे दिक्कत होगी। मानवीय संवेदना हम सब में भी है, ये मालूम है कि क्या हो रहा है। मैंने निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि पानी जो है वो नाक के ऊपर हो गया है। अब भारत सरकार भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं कि मुफ्त की बिजली आप दीजिए और हम पैसा देंगे, आप लोगों को मुफ्त में बिजली दीजिए। स्मार्ट मीटर लगने के बाद हुकिंग करके बिजली लेना, मैं इसलिए आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि कल कोई कार्रवाई होगी तो आप न कहें कि भाई इसमें प्रशासन क्यों कार्रवाई कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये काम नहीं होना चाहिए। बाकी जो काम है वो हमारे पीडीडी के लोग कर रहे हैं। जो निर्णय हम लोगों ने लिया था कि ट्रांसफार्मर समय सीमा के अंदर बदले, उसकी कोशिश हो रही है। रोज शीर्ष लेवल पर, हमारे लेवल पर भी, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर भी मॉनिटरिंग हो रही है, किस फीडर से कितनी बिजली जा रही है। आप सबका भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। अगर बेहतर सेवाएं लोग चाहते हैं तो लोगों को भी बेहतर व्यवहार करना चाहिए, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। अब पढ़े लिखे लोग बिजली बिल का विरोध करते हैं, अखबार में बयान देते हैं तो बड़ा तरस आता है, और इसके कारण ओवरऑल मुझे लगता है कि जो एक विकास का नजरिया है वो बदलता है। और मैं सबसे कहूंगा कि अधिकार के बारे में सचेष्ट होना ये अच्छी बात है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति भी उतनी ही सचेष्टता ये बहुत आवश्यक होती है। केवल हमको ये मिलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, ठीक है, वो आपका अधिकार है, भारत के संविधान ने दिया है, लेकिन संविधान ने कर्तव्यों की तरफ भी इशारा किया है। तो ये दोनों का बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि अच्छी व्यवस्था हम नहीं चला सकते। आजादी के इस समृद्ध कालखंड में संसाधनों को जुटाकर लोगों की सेवा का एक समावेशी विचार हम सबके मन में है, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता भी है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्तव्यों की तरफ भी उतना ध्यान दे। अनेक लोग हैं प्रशासन में भी जो दिन रात मेहनत में जुटे हैं, और प्रशासन में भी आप ही के बीच के लोग हैं। तो जैसे आप लोग हैं वैसे प्रशासन में भी लोग हैं, लेकिन मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो इस बर्फ में, इस ठंड में भी जी जान से जुटे हैं, और उनके हौसले को निश्चित रूप से सलाम मैं करता हूं, जिनके कारण कि लोगों को सुविधाएं पहुंच रही हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है, मंजिल दूर है लेकिन रास्ता सही है, ये हमें विश्वास है, और इसी रास्ते पर चलकर मंजिल तक हम सब पहुंचेंगे। अड़चने हैं ये भी हम जानते हैं, कुछ हैं, कुछ बनाई जा रही। कल्पना लोग की बात करते हैं। मेयर साहब कह रहे थे परिवार पहचान पत्र के बारे में। जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन प्रशासन ने बहुत स्पष्ट कर दिया
आधार कार्ड सबका बना है। एक परिवार में 7 लोग हैं या 10 लोग हैं, वो भी परिवार की सहमति से बनना है। अब इसमें कोई किसी की खुफियागिरी नहीं हो रही। अनेक सामाजिक योजनाएं ऐसी हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन की, जिसमें बार बार लोगों को आवेदन करना पड़ता है। एक ऐसी व्यवस्था हम निर्मित करना चाहते हैं जिसमें उसमें जन्म कब हुआ आपका, शादी कब हुई आपकी, पूरा विवरण रहेगा। तो जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, बिना किसी एप्लीकेशन के एक बटन क्लिक करके आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाए, इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिनके मन में चोर होता है, जिन्होंने यही काम किया होता है, उनको कुछ दूसरा ही दिखाई पड़ता है। रात में भी उनको सूरज दिखाई पड़ेगा और दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समय बदल गया है, दिन में तारे देखना बंद कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहां चल रही हैं। आजादी के समृद्ध कालखंड में अपनी संस्कृति और संस्कारों को भी हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। एक बड़ा अवसर हमें G20 के आयोजन का मिला है। G20 का आयोजन केवल सरकारी रहे, ये हम नहीं चाहते। प्रशासन के हमारे साथी अभी से उसकी तैयारी में जुटे हैं। थोड़ा संकेत किया मेहता साहब ने, तो जो लोग हमारे प्रशासन के सहयोगी, उनसे मेरी अपेक्षा है कि अपने अपने काम को समय सीमा के भीतर करें। लेकिन जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि या सामान्य नागरिक हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि आयोजन आपका आयोजन है। आप आइए, आप सुझाव दीजिए और आपके जो बेहतर सुझाव होंगे, उस आधार पर इस आयोजन को सफल बनाने में हम काम करेंगे। जब दुनिया के प्रभावशाली देशों G20 माने मोटे तौर पर आप समझिए कि दुनिया की 3/4 अर्थव्यवस्था जिन देशों से चलती है, आबादी के तौर पर भी मोटे तौर पर इतनी ही आबादी दुनिया के इन देशों में रहती है। ऐसे लोग आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की विशिष्टता क्या है, हमारी संस्कृति कितनी समृद्धशाली रही है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी विरासत क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, यहां से लेकर के लोग जाएं, एक ऐसा अनुभव लेकर के जाएं कि फिर हमें इसके लिए कोई विज्ञापन देने की जरूरत न पड़े। जिन जिन देशों के लोग आवे, फिर अगले साल फिर वो श्रीनगर आवे, फिर वो जम्मू कश्मीर आवे। ऐसा इंतजाम आप सबके सहयोग से हम करना चाहते हैं और आपसे मेरा आग्रह होगा कि इसमें जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं, कि इस आयोजन में आप इस तरह से भागीदार होना चाहते हैं, हम खुला स्वागत करते हैं। आपका कोई सुझाव है, उस पर भी हम विचार करना चाहते हैं। तो ये जरूरी है कि आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, इस आयोजन में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और खासतौर से जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, भाई बहन, उनसे विशेष अपेक्षा है, क्योंकि वो जो देश आ रहे हैं, लोकतंत्र की बात दुनिया भर में हो रही है, लेकिन हम तो लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र का जन्म ही इस देश में हुआ था, वो दुनिया के किसी दूसरे देश से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं। तो आपकी ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं फिर से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक नई शुरुआत श्रीनगर शहर में हुई है और जैसा धीरज गुप्ता ने बताया कि आगे और भी शहरों में इस तरह की योजनाएं प्रारंभ होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आने वाले समय में जल्द से जल्द शुरू हो। और अंतिम बात कि ये 2 साल की टाइमलाइन 2 साल ही रहे, क्योंकि सामान्य रूप से कम परियोजनाएं हम लोग समय सीमा में पूरा करते हैं। इतनी बात कहता हुआ मैं फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।